हे गाइस, दिस इज पीके। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, 2020 में रिलीज हॉरर सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है फेसलिफ्ट। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वर्गीनिया नाम की एक और लेडी से। वर्गीनिया भी बढ़ती उम्र को लेकर बहुत परेशान है। अपने रिंगल्स को कम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपने दिन की शुरुआत करती है अपने टॉयलेट से स्किन साफ करने को लेकर। पूरा दिन जूसेस पीना, फेस मास्क अप्लाई करना, ये सब तो चलता ही रहता है। उसकी बेटी फे ने ये सब करने की कई बार मना किया, पर पता नहीं क्यों वर्जीनिया अपने एज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही। पर उसको ये भी पता है कि ये तो नेचुरल है और फे उनके दिल की बात को समझ सकती है। वर्जीनिया बर्नी को बहुत पसंद करती है। उसने उसे घंटों अपनी खिड़की में खड़ी होकर के देखती रहती है, लेकिन सामने जाकर अपने दिल की बात कभी नहीं बोल पाती। हिम्मत नहीं थी उसके पास ये सब कहने के लिए। तो फे कुछ इंकरेज करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती है उनसे। फर्स्टली वो बताती है कि बर्नी की बहुत जल्द डिवोर्स होने वाली है, और सेकेंडली वो हर घंटे वाइन शॉप के समय बिताता है। वर्जीनिया के लिए इससे बढ़िया मौका और कौन था। वो उसी फ्राइडे खूब सज धज कर अपने फेस की मेकअप से खूब सज धज करके वाइन शॉप में जाती है और बर्नी का इंतजार करने लगती है। पर पता नहीं बर्नी उस दिन कुछ ज्यादा ही देर लगा रहा था। जब वो आता है तो साथ में अपनी गर्लफ्रेंड केसी को भी लेकर के आता है। उन दोनों को देखकर बेचारी वर्जीनिया का तो दिल ही टूट जाता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है, वो सोचती है केसी को तो वो जानती है और कभी दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। तब लगता है उसे असली झटका, क्योंकि केसी उसे रेड लिस्ट देखने में 20 साल की छोटी लग रही थी। वर्जीनिया कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो उससे पूछती है उसका राज क्या है। फिर केसी ने कहा वह सिर्फ एक ही शर्त पर वो उसे बता सकती है, अगर उससे प्रॉमिस करे कि वह बर्नी का पीछा छोड़ देगी। तभी वर्जीनिया को बहुत शर्म आ जाती है। वह उसको रियलाइज हो चुका था कि अब बर्नी उसका कभी नहीं हो सकता। तभी वह राजी हो जाती है और बदले में उसे एक डॉक्टर का एक कार्ड दे देती है, जहां उसने खुद ही स्किन ट्रीटमेंट कभी करवाया था। इसके बाद फिर वर्जीनिया एक पल भी वहां नहीं रहना चाहती और न तो अपना समय बर्बाद करना चाहती है। अगले दिन वो उस डॉक्टर से मिलने चल देती है। इससे पता चलता है कि वह खुद से कितनी नफरत करती है। उसे तो कुछ हो पर अपने को बदलना था, लेकिन डॉक्टर पर्ल को वर्जीनिया का ये सब कुछ बर्ताव सा अच्छा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो आम डॉक्टर ऐसी नहीं थी कि सिर्फ पैसों से मतलब है। वह खुद को टिफोर्सी ऑफ ब्यूटी मानती है और वर्जीनिया से कहती है उसे खुद से प्यार करना होगा और उसे गेन करना होगा कि वो अभी भी खूबसूरत है। एजी के कारण उस पर कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो चुका है। दैट्स ऑल। उसकी इनर ब्यूटी अभी भी इंटैक्ट है। जब तक वह खुद ही यकीन नहीं करेगी और दूसरा उसे खूबसूरत नहीं बना सकता है, वो खुद भी नहीं। वर्जीनिया को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वर्जीनिया को एक प्रॉब्लम होती है, वह है उसकी फीस को लेकर के। उनके चार्जेस बहुत हाई थे। वर्जीनिया एक्सप्रेशन के बाहर और फिर घर आती है, अपने मैनेजर से बात करती है, पर कोई नया लोन लेने से मैनेजर मना कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोन कई ले रखे थे। वर्जीनिया के पति अपने मौत से पहले कई लोन ले रखे थे, जो अभी भी उनको चुकाना पड़ रहा था। सो ऐसे ही सेपरेट फिर कहीं एक्स्ट्रा लोन यदि और लिया तो कहीं उनको अपना घर ना छोड़ना पड़ जाए। उनकी बात पर वर्जीनिया बहुत कसमकस में पड़ जाती है। वो रात भर जग कर सोचती है कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं। तभी उसकी नजर पड़ती है बर्नी के घर की तरफ, जहां केसी और वो कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिता रहे थे। वर्जीनिया को देखते ही केसी पर्दे बंद कर देती है। इससे वर्जीनिया को बहुत बुरा लगता है, इंसल्ट फील होता है, उसे दुख भी होता है। क्या वो सब डिजर्व करती? आज वो भी यदि केसी की तरह भी यंग होती तो फिर दिखती तो बर्नी जरूर उसके पास होता। फाइनली वो लोन लेने के फैसले पर आती है और अपनी बेटी फे को बिना इंफॉर्मेशन किए बिना ही और फिर वर्जीनिया का चालू होता है ट्रीटमेंट। डॉक्टर पर उसके फेस के साथ साथ उसके हाथ का भी ट्रीटमेंट करना चाहती थी। वर्जीनिया पहले तो हेजिटेट करती है, क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे, मगर डॉक्टर जब कहते हैं कि ये बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री है, वर्जीनिया खुशी खुशी राजी हो जाती है और ऑपरेशन
ऑपरेशन के वक्त उसे मन ही मन काफी डर लगता है। ऐसा प्रोसीड्यूर करवाने जा रही थी क्योंकि पहली बार उसे कोई आइडिया नहीं था उसमें क्या होता है। इसके बाद ओटी टेबल पर जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बेहोश होने से पहले कुछ अजीब व गरीब बातें नोटिस करती है। उसे सुनाई देती है डॉक्टर पर्ल और उनके असिस्टेंट डॉक्टर की वियर्ड लैंग्वेज में कुछ बातें करते हैं, कुछ चैटिंग कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाती ये क्या हो रहा है, क्या वो हैरिसनेट कर रही हैं। इसके बाद और कुछ वर्जीनिया को याद नहीं रहता। फिर जब होश आता है तो उसका फेस और हाथ बैंडेज से कवर हो चुके होते हैं और उसके अगले दिन हॉस्पिटल से बाहर रिलीज हो जाती है। एक हफ्ते बाद उसे इन बैंडेज को हटाया गया। बहुत उसे दर्द हो रहा था। फे भी घर पर नहीं थी और तभी लाइट भी चली जाती है। अंधेरे में पेन किलर ढूंढ नहीं पाती और जब फे उसे देखती है तो देखकर बिल्कुल डर जाती है क्योंकि वर्जीनिया ने उसे पहले कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। ऊपर से ग्रेडी ने उसे फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में वार्न किया जिससे वह काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। वर्जीनिया इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? और फिर बातों बातों में दोनों पर बहस होने लगती है और गुस्से में वर्जीनिया उसे याद दिलाती है कि फे उसकी स्टेप डॉटर है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती और फे की गुस्सा आ जाता है और वो कमरे से निकल जाती है। एक्चुअली इन दोनों में रिश्ता भले बायोलॉजिकल नहीं था पर उससे कम भी नहीं था। शायद इसीलिए फे को और ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वर्जीनिया ने उसे दिल से कुछ नहीं कहा। उसे इतना दर्द हो रहा था कि फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसके बाद उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था उसके चारों तरफ इनविजिबल इंडिटेस लग रहा था, मंडरा रहा है, उसे हॉल्ट करने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ कोई काला सा उसके कान में कुछ खुशफुसा रहा है। उसकी पागलों जैसी हालत हो जाती है और हड़बड़ी में वो अपने बिस्तर से गिर जाती है और क्रॉल करते हुए भागने की कोशिश करती है पर अंधेरा जैसा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फॉर्चुनेटली तभी फे वहां लौट आती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वर्जीनिया को लगता है कि शायद वो हॉलिस्नेट कर रही थी। वो उस रात के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। फिर इसके बाद कुछ दिन फे ही उसकी देखभाल करती है। मन पता नहीं क्यों वर्जीनिया को देखकर उसे बहुत ऑड लग रहा था। फेस लिफ्ट में क्या इतना दर्द होता है, इतना थिक बैंडेज कराना होता है और उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही फूला लग रहा था। वर्जीनिया फे से तो कुछ नहीं कहती पर फील कर पा रही थी कि उसका बोन फ्रैक्चर भी चेंज हुआ है। सिर्फ स्किन नहीं, दर्द बहुत अंदर तक हो रहा था। डॉक्टर पर्ल से पूछने पर वो बताती है ये सेंसेशन नॉर्मल है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फे को लेकर परेशान थी। डॉक्टर उसके डाउट्स व निगेटिव थॉट्स वर्जीनिया के रिकवरी में असर डाल सकता है। स्ट्रेस लेने से प्रोसेस को हो जाएगा। तभी वो वर्जीनिया को एक ऑफर दे देती है। डॉक्टर उनका रिट्रीट हाउस है फैसाविल ओशन के पास, जहां इस वीकेंड और पेशेंट और क्लिक के साथ छोटा सा गेट को देयर ऑरेंज करेगी। वहां सभी नर्स और डॉक्टर मौजूद होंगे। यदि आप चाहें तो बाकी कुछ दिन तुम वहीं बिता सकती हो। लोगों के बीच रहने से उसे बेहतर फील होगा, ये डॉक्टर वर्जीनिया से कह रही हैं। सर्विस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तभी वर्जीनिया खुशी से राजी हो जाती है। फे के रोकने पर भी नहीं रुकती। वो फे यहाँ तक वर्जीनिया को बताती है कि उसे ये डॉक्टर पर्ल सही नहीं लगती। उसने रिसर्च किया है, उनका मेडिकल रिकॉर्ड बहुत सस्पिशियस है और कुछ केसों में उन पर मुकदमा भी चल चुका है। उसका शक और गहरा हो जाता है जब वो डॉक्टर रेटेट हाउस का एड्रेस भी सीक्रेट रखती है। भला क्या चल रहा है वहाँ जो इतनी सीक्रेसी? मगर सब कुछ सुनने के बाद भी वर्जीनिया उसकी एक नहीं सुनती। उसी दिन डॉक्टर पर्ल की गाड़ी से वह रेटेट
हाउस जा पहुंचती है जो काफी आइसोलेटेड प्लेस में था। बहुत सारे खूबसूरत लोग थे वहां, साथ में डॉक्टर पर्ल तो थी ही, जो वर्जीनिया को देखते ही खुश हो जाती है। कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही थी डॉक्टर उसे, और तो और वो आज रात ही उसके बैंडेज रिमूव कर देगी, वो भी सबके सामने, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत दिखेगी और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट भी मिल जाएगा। और उधर फे अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो रही थी, इतना कि वो उनके गाड़ी के ट्रंक में छुप के रिट्रीट हाउस तक पहुंच जाती है। उसे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, तो वो वर्जीनिया को वार्न करने की कोशिश करती है। तभी उसके पहुंचने से पहले उसे एक आदमी बेहोश कर देता है और शाम के वक्त उसे सबके सामने पेश किया जाता है। तो वर्जीनिया उसे प्रोटेक्ट करने की जगह उसे फिर से इनकार कर देती है। वो उसे कहती है वो उसकी स्टेप डॉटर है और उसमें उसे नहीं बुलाया। अपने आप में इतना खोज हुई होती है कि फे की बात को सुनने की जरूरत भी महसूस नहीं होती उसको। डॉक्टर पर्ल अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहकर फे को कहीं भेजवा देती है। इसके बाद शुरू होता है असली प्रोग्राम। कुछ लोग मदद से चालू होता है वर्जीनिया के चेहरे से बैंडेज हटाना, और जो रिजल्ट निकलता है उससे सब काफी खुश हो जाते हैं। सभी एक्साइटमेंट में क्लैप करने लगते हैं, लेकिन वर्जीनिया जैसे ही आईना देखती है उसका तो होश ही उड़ जाता है। और क्या देख रही है वो कि उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब है और भयानक दिख रहा है। वो बिल्कुल किसी सुअर पिग की तरह, और उसके हाथ की जगह फूफ्स बन चुके हैं। फिर डर से वर्जीनिया चिल्लाने लगती है, मगर कोई उसकी बात पर गौर नहीं करता। सभी का ध्यान था डॉक्टर पर्ल की तरफ। वो एक अजीब खेल अनाउंसमेंट करती हैं। पता चलता है वो और बाकी लोग असल में एक सैटेनिक कल्ट के मेंबर हैं जो मन ही मन ईटेन की पूजा करते हैं। उनका मानना है ईटेन को खुश करने के लिए इनफैक्ट ब्यूटी ऑन स्प्रेड मिलेगा, बदले में साल में एक इंसान की बलि चढ़ाना होगा, बस वो भी पिग के रूप में। वर्जीनिया के रूप में देखकर डॉक्टर पर्ल कहती हैं यही वो शख्स है जिनका तलाश था। ये अपने आप से प्यार नहीं करती, तो ऐसा शख्स ईटेन को गिफ्ट यानी कि ब्यूटी पाने लायक कैसे हो सकता है। फिर पर्ल वर्जीनिया को पूरा खेल डिटेल में समझा देती है। अब यहाँ पर एक हंट शुरू होने वाला है जिसमें शिकार होगी वर्जीनिया और सितारे होंगे सभी लोग। 2 मील दूर उसन है, अगर वो वहां पहुंच जाती है तो बच जाएगी, नहीं तो नहीं बचेगी। ये लोग इसे मार डालेंगे। वर्जीनिया को कुछ भी समझ नहीं आता, कंप्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी वर्जीनिया। क्या कोई मजाक चल रहा है, वो ये सोच रही है। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने सभी को एक एक करके भाला उठाते देखती है, तब उसे रियलिटी हिट करती है। टेरर टेंशन में उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका शरीर बेबस हो जाता है। फिर भी वो भागती है, जंगल के अंदर अंधेरे में से गिर जाती है, खुद को किसी तरह ड्रेनेज होल तक ले जाती है जहां दूसरी तरफ ही ओशन दिख रहा। उधर हैंडर्स भी अपने अपने वेपन के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते थे, रियल हैंडिंग की तरह आवाज भी कर रहे थे। उनमें से एक वार कर देता है जो वर्जीनिया का पैर जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है। फिर भी वो नहीं रुकती, लेकिन ट्रेनियस से निकलने ते ही उसे सामने दिखता है बर्नी, वही आदमी जिसे पाने के लिए उसने इतना कुछ किया। उसे देखकर वर्जीनिया बहुत खुश हो जाती है, बर्नी उसे बचा लेगा। इस उम्मीद से भी उसके दिमाग में ये सवाल एक बार भी नहीं आता कि बर्नी यहाँ कैसे आ सकता है। अगर उनमें से वो नहीं हुआ तो हमें उसका जवाब मिल जाता है। वो अपना भाला निकालता है वर्जीनिया पर वार करने के लिए। उसके साथ केसी भी थी, वो उसी का तो प्लान था वर्जीनिया को फंसाने का। कुछ ही देर में वहां बाकी सब आ जाते हैं और शुरू होता है द मोस्ट ब्रूटल गेम। सभी वर्जीनिया पर अपने भाले से पोक करने लगते हैं, बारी बारी से
क्योंकि जितना खून गिरेगा उतना ही ईटेन खुश होगा और उन्हें हेल्थ एंड वेल्थ से विलीज करेगा। बेचारी वर्जीनिया ज्यादा देर ये टार्चर सहन नहीं कर पाती। कुछ ही देर में एक्सेस ब्लीडिंग से उसकी मौत हो जाती है। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद फे को लाया जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है फे, लेकिन तभी डॉक्टर पर्ल उसे ऐसा बताती हैं जिससे उसका सारा दुख चुटकी में गायब हो जाता है। ऐसा चौंक उठती है वो जैसे उसका खोया हुआ मेमोरी वापस आ जाता है। उसे पता चलता है वो भी उन्हीं के में से एक है। इस क्लट की मेंबर उसकी नानी, उसकी माँ भी इसी क्लट की मेंबर थी, जिसका खूब सबूत है। वो बटरफ्लाई पेटेंट उसकी माँ ने उसे दिया था। क्लट की लीनियस और ये परिपाटी में चला आ रहा है, उस हिसाब से उसके लिए भी मायने रखता है। जैसे फे को यह एहसास होता है, उसके आंसू रुक जाते हैं और उसके अंदर एक नई फे जाग उठती है जिसे वो सालों पहले भुला चुकी थी। फाइनली अपने रियल एक्सटेंट को एक्सप्रेस करके लेती है और अपने नए परिवार को भी एज दी फाइनल फिर से एक बार फिर से मिलते हैं, एक नए अवतार में। दिखने में बिल्कुल ही बदल चुकी थी वो। पहले से ज्यादा एक्टिविटी की कृपा से उसे क्लास स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है। रास्ते पर एक लड़के से मुलाकात होती है एक दिन, जो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब उसके हाथ पर बटरफ्लाई टैटू देखती है तो समझ जाती है कि ये बंदा यही क्लट का मेंबर है। इसका मतलब दुनिया के हर हिस्से में इस क्लट का कोई ना कोई मेंबर जरूर मौजूद है। आग की तरह फैल रहा है ये क्लट। सभी को खूबसूरत बनना है और रिच भी, भले ही उसके लिए अपने सोल को शैतान के नाम क्यों ना करना पड़े। इसकी कोई परवाह नहीं, ना उन्हें एहसास है कि हर साल एक्सपीफाई के नाम पर इनोसेंट लोगों की बलि चढ़ाकर वो लोग असल में नरक में अपनी जगह श्योर कर रहे हैं, जहां मौत के बाद उन्हें हेल फायर में चलना पड़ेगा समय के अंत तक। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अच्छी लगी ये कहानी, पर जब समाप्ति में कहानी आती है तो कुछ जल्दबाजी सा लग रहा है। थोड़ा डेप्थ और हो सकता था इस कहानी पे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।